हेलो दोस्तों, मेरा नाम महेश है। मैं जम्मू कश्मीर में कथुआ डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ और आज की ये कहानी मुझे मेरी माँ ने बताई थी। उन्होंने मुझे बताया था कि जब वो छोटी थी तो ठीक उनके गांव में ये घटना एक व्यक्ति के साथ घटी हुई थी। और तो और ये बात आज से लगभग 30 साल पुरानी है। दोस्तों, अब मुझे उस इंसान का नाम तो नहीं पता, लेकिन जिस टाइम ये घटना हुई थी उस समय मेरे माँ के गाँव में ना तो कुछ खास बिजली आती थी और ना ही रोड पक्के हुए थे। तो ठीक वो इंसान हर रोज की तरह अपने काम पर जाया करता था। उसी बीच रास्ते में एक पुराना पेड़ है। इसी तरह एक बार की बात है, वो व्यक्ति काम से घर वापस आ रहा था। उस दिन उसे काम से लौटने में रात के 11 से 12 बज गए थे। वो इंसान बीड़ी पीता हुआ चुपचाप चल रहा था। चलते चलते उसे अचानक एक औरत मिली। उसने तुरंत उससे पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। उस औरत ने तुरंत जवाब दिया कि मैं पास के ही एक गांव में रहती हूं। मैं यहां अपने किसी रिश्तेदार के घर गई हुई थी, बस वहीं से मुझे पैदल आना पड़ा। चलते चलते न जाने कब अंधेरा हो गया, पता ही नहीं चला। वैसे आप भी जा रहे हो तो क्यों ना साथ में चले, बातें करते हुए। दोस्तों, उस आदमी ने अपनी बीड़ी नहीं बुझाई थी। वो बीड़ी पीते पीते चल रहा था। चलते चलते उसकी बीड़ी खत्म होने को आई। उसने तुरंत सोचा कि क्यों ना दूसरी बीड़ी जला ली जाए। बीड़ी के जलाते ही जैसे ही उसने माचिस की तिल्ली नीचे फेंकी तो अचानक उसकी नजर उसके पैरों पर गई। उस औरत के पैर उल्टे थे। ये देखकर वो आदमी घबरा गया, लेकिन उसने ये बात उस औरत के सामने जाहिर नहीं होने दी। हाँ, उसे पता चल चुका था कि औरत कोई चुड़ैल है, इसीलिए वो मन ही मन भगवान को याद करके चलने लगा। ये सब देखने के बाद उसने बीड़ी नहीं बुझने दी। वैसे भी हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि ये सब चीजें आग से डरती हैं। उस आदमी को यह बात अच्छी तरीके से पता थी, इसीलिए उसने बीड़ी बिल्कुल नहीं बुझाई। थोड़ी देर बाद वो गांव की सीमा के पास पहुंचा। पहुंचते ही उस औरत ने कहा कि जा, तेरी किस्मत अच्छी है, तू बच गया। इतना कहकर वो औरत एकदम से गायब हो गई। ये देखकर वो आदमी जल्दी से घर की तरफ भागा। दोस्तों, इसके बाद उस आदमी ने यह बात पूरे गांव वालों को बताई। हालांकि उसे सुनकर सब हैरान थे, लेकिन फिर आगे क्या। ना तो वो चुड़ैल उस आदमी को दिखी और ना ही किसी और को। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी महेश की कहानी। हालांकि पुराने जमाने में ऐसे कई किस्से आपने सुने होंगे। इसी तरह इनका ये किस्सा सुनकर आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी तब तक मैं आपको ले चलता हूं हमारी आज की दूसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम स्वास्तिक जोशी है। आज मैं आपको मेरे साथ बीती एक कहानी बताने जा रहा हूं। आप इसे गौर से सुनिए, इसके बाद बताना कि क्या लगता है आपको। दोस्तों, शुरुआत तब हुई थी जब मैं शिशु मंदिर में शायद 5th क्लास में था। उस समय मैं अपने घर के पीछे से एक तालाब से होकर स्कूल जाता था। हमेशा की तरह शनिवार को स्कूल सुबह जाकर आया तो पता नहीं क्यों मेरे पैरों में दर्द होने लगा। मुझे लगा कि शायद मैं खेल कर आया हूं तो कहीं मेरे पैरों में मोच आ गई होगी। पर साथ ही मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हमारे घर के पास नागदेव की पूजा, मतलब वहां पर देवता आते हैं कई सारे लोगों के अंदर। तो ठीक जब मैं गुजर रहा था तो मैं साइड से देखने लगा। कुछ देर बाद उनमें से एक देवता मेरे पास अचानक आ गया। उसने मुझसे कहा कि आजा इधर। दोस्तों, मैं छोटा था तो अचानक घबरा गया कि क्या करूं। तभी नाग देवता जी के पुजारी ने कहा कि देवता जैसे बोल रहे हैं मैं वैसा ही करूं। मैं चुपचाप धीरे धीरे डरते हुए जाकर जमीन पर उल्टा लेट गया। इसके बाद देवता ने एक पत्ते का बर्तन लेकर मेरे पैरों के पास लेट के जहां मुझे दर्द हो रहा था वहां चूस चूस कर कुछ अजीब सा बाहर थूकने लगे। मुझे अजीब सा फील हो रहा था कि जैसे कुछ तो निकल रहा है। थोड़ी देर बाद उन देवलोग ने जब सब अपने मुंह से चूस कर थूका तो बर्तन में मैंने देखा कि उसमें सब कुछ जहर जैसा काला काला पानी था। मैंने तुरंत पुजारी से पूछा तो उन्होंने बताया कि बेटा तू घर चला जा, तुझे बाद में बता दूंगा। दोस्तों, मैं चुपचाप साइड में बैठ गया तो उस नागदेव ने कुछ ऐसे ही अपने सामने एक लकड़ी से गोल आकार का गोला बनाया। इसके बाद उन्होंने थोड़े से चावल लाकर उस चावल में फूंक कर चारों तरफ फेंक दिए। उन्होंने ये सब किया ही था कि अचानक साइड के एक घर से एक औरत चिल्लाते हुए आकर उस गोले में बैठ गई। उसके बैठते ही नागदेव उसको बहुत मारे
वो लगातार उस लकड़ी से मारे जा रहे थे और वो चिल्लाती जा रही थी, कह रही थी कि भूल हो गई। इसके थोड़ी देर बाद मैं अपने घर चला गया। बाद में पता चला कि वो कुछ काला जादू वगैरह करती थी। जब उस दिन मैं स्कूल से अकेला घर आ रहा था तो मैंने पाया कि मैं अकेला ब्राह्मण परिवार से हूँ। शायद इसीलिए उसका असर मुझ पर थोड़ा कम आया। हालांकि मैं छोटा था और वो ठीक मुझे अपने वश में करना चाहती थी। उसने कहा कि मैं रात को जब सोया हुआ था तो वो हमारे घर के ऊपर आकर मेरे शरीर से खून चूस कर गई थी। तभी मेरे साथ अगले दिन ये सब हुआ था। हालांकि अब तो काफी समय हो चुका है। आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि जो भी ब्राह्मण होता है वो जनेऊ जरूर पहनता है, तो ठीक उसमें कितनी ताकत होती है वो सभी जानते हैं। दोस्तों, अभी मैं 23 साल का हूँ और फिलहाल मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी कहानी आपको कैसी लगेगी मुझे नहीं मालूम, पर मेरे साथ जो जो हुआ मैंने साफ साफ सब कुछ बता दिया। मैं बस शुक्रिया करना चाहता हूँ महेश भाई का, जिन्होंने मेरी इस कहानी को अपनी आवाज के साथ साथ आप लोगों तक पहुंचाया। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों, ये थी स्वास्तिक जोशी की कहानी। इन्होंने जिस तरह भी अपनी कहानी को बताया, उम्मीद है आपको समझ तो आ ही गई होगी। बाकी दोस्तों, आपको जो भी लगता हो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि तब तक मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की अगली कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम भावेश है और मैं ठीक इंदौर का रहने वाला हूं। इस वक्त मैं फर्स्ट ईयर कॉलेज में पढ़ता हूं। एक बार की बात है, मैं और मेरे 3 दोस्त प्रथम, सुजल, हर्ष और मैं, हम अक्सर पहले पाठ करते थे, मतलब कि भगवान जी का पाठ, वो भी मंदिर में जाके। इसी तरह ठीक एक बार हमें बाईपास के पास किसी के घर में पाठ के लिए बुलाया गया था। हम ठीक अपने भगवान की किताब और मंजीरा लेकर बैग में रखकर निकल पड़े। हम करीब घर से 7 बजे निकले। उस वक्त हमारे पास एक्टिवा थी, तो ठीक एक एक्टिवा में प्रथम और सुजल बैठे थे और एक में मैं और हर्ष। हम ठीक उनके घर पर 8:40 पर पहुंचे, क्योंकि हमारे घर से बाईपास का रास्ता बहुत दूर था। जब हम वहां पहुंचे तो पूजा की तैयारियां हो गई थी। हमने तुरंत ही अपना पाठ शुरू कर दिया। पूरी की पूरी पूजा सही से हुई, पर जब हमने घड़ी में समय देखा तो 12 बज चुके थे और समय भी बहुत हो चुका था। धीरे धीरे सबके घर से फोन आना शुरू हो गए थे। हमने ठीक उन्हें अलविदा कहा और वहां से निकल पड़े। हालांकि रात तो बहुत हो ही चुकी थी और हाईवे पर एक आध गाड़ी ही आती जाती दिख रही थी। चलते चलते हमें हाईवे से सटकर एक दुकान दिखाई थी। वैसे बुरा ना माने तो एक बात कहूं, हमें थोड़ी सिगरेट की लत भी है। माफ कीजिएगा, चीज तो बुरी है, मगर क्या करें, आदत जाती ही नहीं। इसी बीच प्रथम ने कहा कि अरे वो देखो, वहां दुकान के वहां सिगरेट मिल सकती है। हम सब ठीक उस दुकान की तरफ चल दिए। हम वहां पहुंचे तो हमने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति उस दुकान को बंद कर रहा था। हमने तुरंत उस आदमी से कहा कि दादाजी सिगरेट मिलेगी। पहले तो उस आदमी ने हमें ऊपर से नीचे तक देखा, तब जाकर कहीं बोला कि बेटा, यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हो और आगे कहाँ जाना चाहते हो। इसी बीच हर्ष ने कहा कि दादाजी हम पाठ करते हैं, बस वही खत्म करके घर जा रहे थे। उन दादाजी ने कहा कि अच्छा बेटा, पर इतनी रात को ये जगह सुरक्षित नहीं है। हमने कहा कि दादाजी बस हम सिगरेट पीकर निकलने ही वाले हैं। हमने तुरंत दादाजी से 4 सिगरेट ली और जलाकर वहीं खड़े हो गए। हम थोड़ा सा आगे चलकर यूं ही मौसम का मजा ले रहे थे। हमारी स्कूटी दुकान के सामने ही खड़ी थी। हमने देखा कि दादाजी दुकान बंद करके घर ही निकल रहे थे कि तभी उन्होंने हमें आवाज दी। उन्होंने कहा कि बेटा सुनो। उन्होंने कहा कि यहां जाओगे तो सीधे रास्ते से जाना और कहीं भी बिल्कुल मत रुकना। हमने दादाजी से कहा कि दादाजी अब हम सीधा घर ही जाएंगे। इतना सुनकर दादाजी अपनी साइकिल से अपने घर निकल गए। थोड़ी देर बाद हमने हमारी सिगरेट खत्म की और वहां से अपनी स्कूटी की तरफ बढ़े। चलते चलते अचानक मेरा दोस्त सुजल बोला। उसने कहा कि भाई, अपन लोग कितनी बार इस रोड से जा चुके हैं, पर हमें तो आज तक किसी ने ऐसा नहीं कहा। दोस्तों, उस वक्त हमने उसकी बात का जवाब देना ठीक नहीं समझा। हमने स्कूटी स्टार्ट की और सीधा हाईवे पर चढ़ाकर निकलने लगे। रास्ते में हमें एक ट्रक और कार का एक्सीडेंट दिखाई दिया। उस एक्सीडेंट में पूरा रोड जाम हो गया था। हम सब रुके हुए ही थे कि अचानक हर्ष ने कहा
कि यार घर से फोन आ रहा है और देखकर लगता है कि ये सब हटाने में 1 घंटा लगेगा। हम सबने सर हिलाया और हम भी यही सोच रहे थे कि तभी प्रथम ने कहा कि आओ चलो नीचे की रोड से निकल चलते हैं, आगे जाकर फिर से हाईवे पकड़ लेंगे। दोस्तों, नीचे से जो रोड जाती थी वो कोई रोड नहीं थी, बल्कि वो तो एक कब्रिस्तान के पास से होता हुआ रास्ता था। मैंने उनसे तुरंत कहा कि तुम्हें याद है कुछ? उन दादाजी ने कहा था कि सीधा रास्ते से जाना और कहीं भी शॉर्टकट मत लेना। मैंने इतना कहा ही था कि हर्ष, सूजल, प्रथम मुझे बोलने लगे कि भाई देख, घर से फोन आ रहा है और हमें जल्दी घर भी जाना है। मैंने उनकी बातों को समझा और तो और घर जाना भी जरूरी था। इसके तुरंत बाद प्रथम ने एक्टिवा नीचे ली और नीचे की रोड पर उतर गया। उसके पीछे पीछे हमने भी अपनी स्कूटी लगा दी। चलते चलते रास्ता सुनसान होता जा रहा था। ना तो कोई गाड़ी हमारे आगे थी और ना ही पीछे, बस हमारी 2 एक्टिवा और हम 4 लोग। तकरीबन 10 मिनट गाड़ी चलाने के बाद हमें एक लाइट दिखाई दी। उस लाइट के नीचे बोर्ड लगा हुआ था। हमने सोचा कि शायद उस बोर्ड पर कोई रास्ता लिखा होगा। हम तुरंत उस बोर्ड तक पहुंचे। हमने देखा कि उस पर लिखा था कि आगे अभी काम चल रहा है और आगे जाना मना है। इधर उधर देखने पर पता चला कि उस रोड के साइड में एक कब्रिस्तान दिखाई दे रहा था। तो ठीक सूजल, जो कि प्रथम के साथ बैठा हुआ था, वो स्कूटी से उतरकर कब्रिस्तान के गेट के सामने जाने लगा। वहां पहुंचकर उसने हमें आवाज दी, इधर आओ तीनों। हम ठीक सूजल के पास पहुंच गए। हमने देखा कि कब्रिस्तान के कोने पर एक रोड चलता दिखाई दे रहा था। हम समझ चुके थे कि वो हो ना हो हाईवे ही है, पर दोस्तों वो हाईवे जो था वो कब्रिस्तान के बीच से होकर दूसरे गेट पर था। हम में से किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उस गेट को खोलकर अंदर जाए, पर सूजल कहाँ मानने वाला था। उसे तो जल्दी घर जाना था। उसने तुरंत गेट को धक्का मारकर खोल दिया। उस वक्त वहां कोई ताला भी नहीं लगा हुआ था। इतना गेट खुल चुका था कि हमारी गाड़ी आराम से अंदर चली जाए। हम एक एक कर गाड़ी के साथ अंदर चले गए। वहीं दूसरी तरफ सूजल जल्दी से प्रथम की गाड़ी पर बैठकर बोला, उस गेट के पास पहुंचने से पहले रोकना मत। हर्ष ने कहा कि फुल स्पीड से गाड़ी को भगाता चलूं क्या? चलते चलते हम थोड़ा आगे आ गए कि तभी थोड़ी देर बाद हमारे कानों में एक जोरदार चीखने की आवाज सुनाई दी। हमने और तेज स्पीड में गाड़ी भगाई, पर सच कहूं तो वो हमारी बहुत बड़ी गलती थी कि हम मना करने के बाद भी वहां गए। थोड़ी आगे चलकर प्रथम की एक्टिवा बंद हो गई। उस वक्त हम दोनों सेम स्पीड पर चला रहे थे, तो हमारी गाड़ी थोड़ी आगे जाकर रुकी। इसके बाद जब मैंने पीछे देखा तो यकीन मानिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा कि प्रथम एक्टिवा को सेल्फ पे सेल्फ दे रहा था और ठीक सूजल जस्ट उसके पीछे बैठा था। पर दोस्तों, उन दोनों के बगल में एक लड़की उन्हें देखकर बहुत खुश हो रही थी। उस वक्त मुझे तुरंत समझते देर नहीं लगी। मैंने तुरंत हर्ष को कहा, गाड़ी घुमा। हमने जैसे ही गाड़ी घुमाई तो वो लड़की वहां नहीं थी, पर मेरे दोस्त की गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। पूरे कब्रिस्तान में बस उस लड़की की रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो आवाज़ ऐसी थी कि मानो कानों में चुभ जाए। इसके बाद मैं जैसे ही एक्टिवा से नीचे उतरा तो मानो सब कुछ जैसे शांत हो गया। कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। ऐसा लगा मानो कि जैसे मेरे उतरते ही वहाँ एकदम सन्नाटा हो गया। मैंने उस वक्त जैसे ही उसकी एक्टिवा में सेल्फ दबाया तो यकीन मानिए गाड़ी एकदम से चालू हो गई। पर दोस्तों, मैं जैसे ही अपनी एक्टिवा पर जाकर बैठा तो उधर उसकी गाड़ी दोबारा बंद हो गई। दोस्तों, मुझे समझ आ चुका था कि हमारी गाड़ी बंद क्यों नहीं हुई। मेरा मानना है कि मैंने जो बैग टांग रखा था उसमें हनुमान चालीसा की 8 किताबें रखी थी। मैं तुरंत समझ गया कि क्या करना है। मैंने सुजल से कहा, तू स्कूटी पर बैठ, मैं पीछे से पैर लगाता हूँ। मैंने हर्ष से कहा कि तू पीछे बैठ, मैं चलाता हूँ। मैं तुरंत ही गाड़ी चलाता रहा और उसकी एक्टिवा में पैर लगाकर उसे आगे बढ़ाता रहा। दोस्तों, यकीन मानिएगा, जब तक मेरा पैर उसकी गाड़ी पर था तब तक हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ। आखिरकार हम उस गेट पर पहुंच गए और चुपचाप उस साइड से बाहर निकल आए। बाहर आकर सुजल ने कहा कि भाई, गाड़ी तो अब चालू हो गई, लेकिन अंदर बंद क्यों हो गई थी? मैंने उससे कहा कि शायद कोई शक्ति थी जिसकी वजह से हमारी गाड़ी बंद हो गई थी। और जब मैं अपनी गाड़ी से उतरा तो मेरे बैग से मंजीरा की आवाज़ वहाँ फैल चुकी थी। शायद इसी कारण हम वहाँ से बच आए। दोस्तों, सच कहूँ तो उस दिन हनुमान जी हमारे पास नहीं होते तो ना जाने हमारे साथ क्या हो जाता। आपको बता दूं
कि ये बात एक सत्य घटना पर आधारित है जो कि मेरे साथ बीती है। सच कहूं तो आज भी मैं जब उस बात को याद करता हूं तो यकीनन मेरी रूह कांप जाती है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि अक्सर देर रातों को ऐसे शॉर्टकट के चक्कर में मत रहिएगा। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों देखा आपने, ये थी भावेश की कहानी। दोस्तों कहते हैं कि अगर ऊपर वाले पे विश्वास हो तो कुछ भी हो सकता है। बाकी आपको इनकी कहानी में कितनी सच्चाई लगती है नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की आखिरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। हाय दोस्तों, मैं अदिति फ्रॉम नॉर्थ बंगाल। दोस्तों ये घटना मेरे नाना जी के साथ हुई थी, और तो और मेरे घर और मेरे माँ के घर के सब लोग ब्राह्मण हैं। मेरे नाना जी एक बहुत बड़े पंडित हैं, और तो और बहुत हिम्मत वाले भी। उन्हें अक्सर कई बार पूजा करते समय रात को घर आने में देरी हो जाया करती थी। उन दिनों मेरे नाना नानी गांव में रहा करते थे। आपको तो मालूम ही होगा कि आधी रात को गांव कैसा दिखाई देता है। तो ठीक ऐसे ही एक दिन अमावस्या की रात थी। नानू काली पूजा करवा के घर आने वाले थे। उस वक्त रात के 3 बज चुके थे। घर आते वक्त पूजा वाले घर से एक लड़का आके बोला कि दादू रात हो गई है, आप आज हमारे घर ही सो जाओ। पर दोस्तों घर सामने होने की वजह से नानू ने वहां रहने से इनकार कर दिया। उन्होंने उनसे कहा कि हो सके तो एक टॉर्च या लाइट दे दो। उस घर के मालिक ने कहा कि टॉर्च लाइट तो खराब हो गई है, हाँ पर एक छोटा फोन है, वो आप ले जाओ, कल छोटू आकर ले जाएगा। नानू ने कहा कि इस मोबाइल की लाइट से साइकिल चलाकर घर नहीं पहुंच सकते, पर पैदल जा सकते हैं। तो ठीक दोस्तों वो पैदल ही निकल पड़े। दोस्तों नानू जिस रास्ते से घर आ रहे थे तो ठीक उस रास्ते में एक मंदिर है। आप सबको कितना पता होगा मुझे नहीं मालूम, पर हाँ हर बंगाली को पता है कि वो कौन सा मंदिर है। वो एक महादेव का ही रूप है। पर कहते हैं कि वो और उनके चेले एक निराकार बन के सामने आते हैं। कहते हैं कि अक्सर जिनको वो देखते हैं तो कभी कभी उनके ऊपर चढ़ जाते हैं। कोई कोई लोग तो उन्हें भूत भी समझते हैं। हाँ पर वो डराते जरूर हैं, लेकिन कुछ करते नहीं हैं। पर कहते हैं कि उनके चेले कभी कभी कुछ कुछ गलत कर देते हैं। तो दोस्तों नानू चलते चलते ब्रिज के सामने आ पहुंचे। उस वक्त उस मोबाइल की हल्की सी रोशनी से नानू ने देखा कि एक 60 साल का आदमी शायद कोई चादर ओढ़कर ब्रिज के उस पार खड़े थे। वो तकरीबन मंदिर के पास खेत के सामने वाले रास्ते पर थे। नानू ने सोचा कि अच्छा ही हुआ कोई साथी मिल गया। नानू ने तुरंत उन्हें आवाज लगाई कि सुनिए आपका घर कहाँ है, चलिए हम साथ में ही घर चलते हैं। पर दोस्तों उस आदमी ने कोई आवाज नहीं दी। नानू ने दोबारा कहा कि भाई आप कौन हो, लेकिन सामने से कोई आवाज नहीं आ रही थी। न जाने क्यों पर नानू गुस्सा हो गए। नानू ने उनसे कहा कि क्या लगा रखी है, पता नहीं कहां से आ जाते हैं ये लोग। नानू को ऐसा लगा कि शायद शराब पी रखी होगी, इसीलिए जवाब नहीं दे पा रहा। पर दोस्तों कहीं ना कहीं शायद उस आदमी को वो बात पसंद नहीं आई। साथ ही नानू उनको कुछ और बातें सुनाकर आगे की तरफ बढ़ गए। नाना ने जैसे ही उस आदमी को पार किया कि तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई थी। बहुत ही अजीब आवाज। वो आवाज ठीक उस आदमी से ही आ रही थी। पर दोस्तों वो आवाज कोई इंसान की आवाज नहीं थी। धीरे धीरे वो आवाज और वो आदमी बढ़ते चले गए। वैसे नाना काफी हिम्मत वाले थे, लेकिन उस वक्त वो थोड़ा डर से गए थे। वो आदमी ठीक उनके सामने आते आते मंदिर में चला गया। उसी बीच नानू ने एक चीज का ख्याल किया कि वो मंदिर को बांस की बेड़े से बंद किया हुआ था, पर वो आदमी बिना दरवाजा खोले ही अंदर चला गया। नानू को समझने में कुछ भी देर नहीं लगी। वो तुरंत ही वहां से भागने लगे। घर पहुंचकर पूरी रात उन्होंने यही सोचा कि अगर वो कोई भूत होता तो मंदिर क्यों जाता। आखिरकार बाद में वो समझ गए कि वो कोई भूत नहीं बल्कि मसान देव के चेले थे। खैर सुबह होते ही नानू फिर उस जगह पर गए, पर वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां तो कुछ भी नहीं था। पूछताछ के बाद पता चला कि वो सच में मसान देव के चेले थे। कहते हैं कि वो कई लोगों के सामने आए हैं, वो भी अलग अलग रूप में। बाकी मालूम नहीं। मैं अक्सर मामा के घर जाती हूँ तो उस जगह आज भी जाती हूँ, पर अक्सर दोपहर में। सच बताऊं तो जितने भी लोग उस मंदिर को पार करके जाते हैं तो अक्सर सभी उनको प्रणाम करके ही आगे जाते हैं। और तो और अगर कोई गाड़ी लेकर जाता है तो अक्सर वो अपनी गाड़ी रोककर प्रणाम करके आगे जाते हैं। बस इतनी ही थी ये कहानी।
तो दोस्तों देखा आपने, हमारी आज की कहानी कुछ अनोखी कहानी थी। हालांकि मुझे इस मंदिर का नाम ठीक से नहीं मालूम, मगर आप में से किसी को भी इस मंदिर का सही नाम मालूम है तो कृपया करके कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानियाँ अगर ज़रा सी भी पसंद आई हो तो कहानियों को लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। आप तो जानते ही हैं कि मैं तो आपको मिलता ही रहूँगा इसी तरह की रोमांच भरी रहस्यमयी कहानियों के साथ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूँ, बाय बाय।